Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about the magnetic field on the axis of a circular current loop. सेंटर पे हम फाइंड कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो अब हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप. तो इसके लिए हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा? वी हैव एज्यूम वी कंसिडर अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I with center O and radius A, and at a distance R from the center of this circular loop we have to find magnetic field induction. तो स्टूडेंट्स गिवन क्या है, हमें एक लूप गिवन होगी कैरिंग सम करंट I एंड उसकी रेडियस गिवन होगी, और हमें फाइंड क्या करना होगा? हमें फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. ठीक है, एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर. उसी जो हमने अभी जो एज्यूम किया है, जो भी गिवन है, उसी को हम फिगर में प्लॉट करेंगे. तो व्हाट वी हैव गिवन अ सर्कुलर करंट लूप कैरिंग करंट I with center O and radius A, and we have to find magnetic field induction at point P, which is R distance from its center. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमें गिवन था और जो हमें फाइंड करना है वो लिख लिया. नाउ इसके हम अप्लाई क्या करेंगे? इसके हम अप्लाई करेंगे बायट-शावर्ट लॉ, और बायट-शावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या होता है? यूजिंग बायट-शावर्ट लॉ, बायट-शावर्ट लॉ डील्स विद मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट. ये आपको पढ़ा है लास्ट क्लासेस में. जो बायट-शावर्ट लॉ स्टूडेंट्स को क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या एक्सप्रेशन गिवन करता है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट. तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आता है d इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पे थीटा क्या है, dl के सब आपको अच्छे से पता है. तो अब हमें करंट एलिमेंट लेना है इस करंट लूप में. तो वी कंसीडर दिस करंट एलिमेंट, we consider this current element. और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आपको करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ ही लेनी है, क्योंकि मैं आपको बताया था करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ करंट. तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है आपको करंट एलिमेंट भी उसी डायरेक्शन में एज्यूम करना है. तो स्मॉल करंट एलिमेंट है, हैविंग लेंथ dl, और इसमें करंट फ्लो हो रही है तो सब बोलेंगे करंट एलिमेंट id. इसे नाम दे देंगे ab. फिर आप देखिए आप क्या करते हैं बायट-शावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जहां जिस पॉइंट को हम ज्वाइन, जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं करंट एलिमेंट से. उसकी डिस्टेंस r होती है करंट एलिमेंट से, और थीटा एंगल होता है dl और r के बीच का. तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास करंट एलिमेंट, ये है वो पॉइंट p जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, और ज्वाइन कीजिएगा इस एलिमेंट को. ज्वाइन कर लिया हमने. तो जो भी इनके बीच एंगल हो, व्हाट इज द एंगल? द एंगल बिटवीन dl ab और इस वेक्टर के जो भी एंगल है वो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे थीटा. तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये जो AB है वो कैसे है. ये लूप है हमारे पास करंट कैरिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने टॉप में इससे थोड़ा सा एलिमेंट चूज किया हुआ है. दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट. यहाँ पे आपको कुछ इस तरह दिख रहा है, ऐसा नहीं है एक्चुअली. लूप का प्लेन कुछ इस तरह से समझ रहे हैं स्टूडेंट्स. लूप इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, लूप इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में. आपको इस तरह समझना होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि इस लूप का जो प्लेन है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो dp होगा उसकी डायरेक्शन ही होगी, सॉरी ab जो इस वाला एलिमेंट है दिस इज डायरेक्शन ऑफ ab आउटवर्ड इस तरह से. और ये हमारे पास एक वेक्टर है जो ज्वाइन कर रहा है इस पॉइंट p को, इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है. तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज स्मॉल एलिमेंट ab और रेडियली आउटवर्ड्स, एंड दिस इज द r वेक्टर. r वेक्टर मतलब ये r वेक्टर नहीं बोलेंगे फिलहाल, ये वाला व्हाट इज r? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट. तो एक वेक्टर ज्वाइन कर देता हूं. तो ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स, इसी एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे थीटा. ठीक है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये और आप ये देख लीजिए. फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको स्टूडेंट्स, फिगर ध्यान से देखिएगा, ये एंगल हमेशा 90 रहेगा. तो थोड़ा सा फिगर रब हो गया है, इसको सही दोबारा समझ देते हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू small element
A. This is given by, suppose this is dB1. Or using this formula, you can say it's mu naught upon 4 pi IDL sine. What is this angle? This angle becomes 90 degree. And what is the distance? हम इसको AP assume कर सकते हैं students. It's AP square. यहाँ पे देखिए R मत लेके आओ. यहाँ पे R तो ये डिस्टेंस है सेंटर से. यहाँ पे R होता है DL और उस पॉइंट के बीच का एंगल. सॉरी डिस्टेंस. तो यहाँ पे ध्यान रखिए डिस्टेंस AP है. या आप इसे BP भी कर सकते हैं. क्योंकि पॉइंट से एलिमेंट है तो बहुत छोटा होगा. फर्क नहीं पड़ेगा. आप AP लिखिए या BP लिखिए. ठीक है. और ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? आप देखिए ट्रायंगल बन रहा है. This hypotenuse. So this is R square plus A square under root. Now value for the p here dB1 is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon R square plus A square. अब मेन बात स्टूडेंट्स ये तो हो गया इसका एक्स मैग्नीट्यूड. अब मैं चाहिए डायरेक्शन की. तो डायरेक्शन समझने के लिए फिर से आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पे. आई थिंक होनी चाहिए. कोई दिक्कत नहीं. प्रॉब्लम होगी तो तभी हम उसका सोल्यूशन देखेंगे. जब मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हम बात करते हैं वेक्टर की डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा था से dv वेक्टर इज इक्वल टू mu अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r3. हमने वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया था. ठीक है स्टूडेंट्स. तब हमने बताया था द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय dl क्रॉस r एंड डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा फिगर दोबारा देख लें. This is dl, this is r. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब मैं फिगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. This is dl and this is r. ठीक है स्टूडेंट्स. Now what is the direction of dl cross r? dl cross r is given by right hand thumb rule. तो ये this is dl vector, this is r vector, dl cross r. It means the direction of dl cross r, or we can say the direction of that this magnetic field is always perpendicular to the plane containing these two vectors. जिस भी प्लेन में dl और r वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये आपको सबको अच्छे से पता है क्योंकि ये राइट हैंड ये हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका भी ये था. तो आप समझ सकते हैं dl क्रॉस r की डायरेक्शन वही होगी जो dp होगी. तो आपको फिलहाल dl क्रॉस r की बात करेंगे. दिस इज dl वेक्टर. यहाँ आप देख सकते हैं. दिस इज dl वेक्टर, दिस इज r वेक्टर. तो dl क्रॉस r की आप बात करें तो dl से आगे तक जाएंगे तो आपका प्लेन जो थंब है वो पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. जिस दो प्लेन में दोनों वेक्टर्स हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर. तो देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया इन दोनों का प्लेन. ये वाला प्लेन, ये मेरी हथेली का आपको दिख रही होगी स्टूडेंट्स. इनका प्लेन है इन दोनों वेक्टर्स का. तो उसके परपेंडिकुलर कैसे होगा? ऐसे तो होगा. So this is magnetic field dB1 vector at this point. अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स ये एंगल होगा 90 डिग्री ऑलवेज. सपोज दिस एंगल इज थीटा. तो आई होप स्टूडेंट्स ये डायरेक्शन फाइंड करना आपको दिक्कत नहीं होगी. यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी. थोड़ा दिक्कत जाएगी तो आप उसको जो हमने लॉस पढ़े हैं आप उससे देख सकते हैं. उसका काफी यूज यहाँ पे होगा. जो हमने क्लास लेवल पे कुछ रूल्स पढ़े थे वैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में रिपीट कर देता हूँ. पर कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत आपको आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं. नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ db1 वेक्टर. अब आपको क्या करना है? एक स्मॉल करंट एलिमेंट फिर से आप चूज करेंगे दूसरे एंड पे. ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे. एक हमने यहाँ पे चूज किया, उसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे आप दूसरा एलिमेंट चूज करेंगे. दिस इज एलिमेंट CD, करंट एलिमेंट CD हैविंग करंट एलिमेंट आइडियल. तो आप फिर से वही कहानी जो यहाँ पे आपने की थी वही यहाँ पे भी करेंगे. ज्वाइन करेंगे आपको. आप इस करंट एलिमेंट को इस पॉइंट P से ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा स्टूडेंट्स. जो भी रेडियस है देन ये डिस्टेंस सेम है आप दोनों पे. और सिमिलरली अगर हम बात करें व्हाट इज द मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ dV2. व्हाट इज dV2? The magnetic field induction due to the small current element CD. ये dB2 होगा. आपको पता है स्टूडेंट्स ये वैल्यू भी सेम ही होगी जितना dB1 था क्योंकि करंट एलिमेंट की लेंथ हमने
करंट एलिमेंट सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है स्टूडेंट्स, √r² + a², इतना मैथ्स आपको आना चाहिए। तो अगर ये दोनों फील्ड्स इक्वल है और सेम कहानी जैसे हमने डायरेक्शन बात की स्टूडेंट्स dl क्रॉस r से डायरेक्शन में फाइंड की थी, वैसे ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए स्टूडेंट्स आपको। नाउ दिस इज पॉइंट P। अब आपको थोड़ा देखिए कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। तो कंपोनेंट रिजॉल्व करने के पहले आपको यहाँ पे एक इस एक्सिस वाले प्लेस ले दीजिए और इस एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल थीटा होगा, ध्यान से देखिएगा। कंफ्यूजन है आपको तो आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगा। इस एंगल थीटा, ये भी थीटा, इस एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा। थीटा होने के बाद अब उसे हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। तो कंपोनेंट देखिए आप, दिस db1 cos थीटा, db1 sin थीटा, एंड सिमिलरली इसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स db2 cos थीटा and db2 sin theta. As you can see, db1 is equal to db2. Hence, the component of magnetic field which are perpendicular to axis. देखिए ये एक्सिस हो गई, इसके परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट है, which is db1 cos theta and db cos theta, these are equal and opposite. Hence, cancel out in pairs, whereas the components along the axis will add up. ठीक है, तो इसको आप थ्योरी में मेंशन कर सकते हैं। थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, ये पूरा फिगर बनाने के बाद, since from the figure you can say the components of magnetic field which are perpendicular to the axis, that is db1 cos theta and db2 cos theta are equal and opposite, hence they will cancel out in pairs, whereas the component along the axis which is db1 sin theta and db2 sin theta will add up। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या फाइंड किया है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दीज टू करंट एलिमेंट्स, ओनली दीज टू करंट एलिमेंट्स ए बी एंड सी डी। तो आपको दिख रहा है साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें पूरी लूप का फाइंड करना है, पूरी लूप की वजह से फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हेंस नेट फील्ड एट पी होगा बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db1 sin थीटा और db2 sin थीटा, आप कुछ भी लिखिए क्योंकि b1 और b2 दोनों इक्वल ही है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे db1 कर लेता हूँ। Now you have to put the values of db1 and sin theta. On putting the values of db1, you got mu naught I dl sin theta, 4 pi under r square plus a square. Now, what is sin theta? From this triangle, easily find sin theta. What is sin theta? Perpendicular upon the hypotenuse. What is perpendicular? This is a. What is hypotenuse? Under root r square plus a square. We got a upon under root r square plus a square. Now, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ से जो टर्म्स कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का बाहर निकाल लेंगे। म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 pi. Now this term is r square plus a square. This is under root r square plus a square. तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, r square plus a square raised to 3/2 and अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dl only. Now what is integration of dl? Put length of that two, which means circumference. And what is the circumference? It's mu naught I a upon 4 pi r square plus a square raised to 3/2. Now it is dl, integration of dl, it is 2 pi a, circumference of ring or loop. Now on solving it, we can write it mu naught I a square upon 2 r square plus a square raised to 3. I think कुछ गड़बड़ ना होगी वो डेरिवेशंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल डेरिवेशन। अब बात करें स्टूडेंट डायरेक्शन की इसकी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस। आपको पता है कंपोनेंट कॉस थीटा वाले तो कैंसिल आउट हो गए थे, साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो गए।
और साइन थीटा वाले कंपोनेंट जो है वो कहाँ है, अराउंड द एक्सिस है। Hence we can say the net magnetic direction of net magnetic field is always around the axis। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक नई चीज समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, वो ये है जैसे कि हम बात करें एक लूप की, हम बात करें, चलिए यहां से हम बात कर लेते हैं इस लूप की। तो लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, फिर भी थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। एक लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज भी है। सपोज को ये डायरेक्शन, जैसे आप यहाँ पे बात कीजिए, इस लूप में जो करंट फ्लो रही है वो आपके लिए क्लॉकवाइज है, ठीक है। बट सपोज कि कोई स्टूडेंट पीछे से अगर इस लूप को देख रहा है तो उसका डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो आप ये समझिए कि एक करंट टेन लूप में करंट क्लॉकवाइज भी होगी और एंटी क्लॉकवाइज भी होगी, डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जर्वर कि ऑब्जर्वर किस साइड है। जैसे भी अगर फ्रंट लूप ऑब्जर्वर है तो उसके लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है, और अगर सपोज किसी लूप के बैक साइड में ऑब्जर्वर है तो उसकी डायरेक्शन करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको इतना पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है किसी लूप में किसी साइड से तो ये अटेन करती है साउथ पोलैरिटी, और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इट विल अटेन नॉर्थ पोलैरिटी। ये आप सभी को क्लास 10 में पता होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस लूप की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये लूप है मेरे पास, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही थी इस डायरेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इस लूप को इस साइड से ऑब्जर्व करेंगे, इसको अगर मैं सपोज कीजिए बैक साइड लूप, दिस इज द बैक साइड ऑफ लूप, इस तरह से लूप अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बैक साइड में करंट डायरेक्शन नीचे की तरफ फ्लो हो रही है और फ्रंट साइड में डायरेक्शन करंट ऊपर की तरफ है। यहाँ पे मैंने कुछ सॉलिड लाइन, एक सॉलिड और एक डॉटेड से शो किया हुआ है। सॉलिड मतलब ये लूप का फ्रंट पार्ट है और ये लूप का बैक पार्ट है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स में कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो फ्रंट पार्ट में अपवर्ड है और बैकवर्ड पार्ट में डाउनवर्ड है, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है आपको? देखिए फ्रंट पार्ट से ऊपर जा रही करंट और बैक पार्ट से नीचे आ रही, दिस टाइप ऑफ करंट। तो स्टूडेंट जैसे मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ मैं अपनी बात करूँ ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर इस साइड है तो इसके लिए करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर से करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इट मींस दैट फेज विल अटेन नॉर्थ पोलैरिटी। तो अगर स्टूडेंट्स इधर से करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इस साइड की डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगी, यानी क्लॉकवाइज होगी। अगर इधर से डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो इट मींस इट विल अटेन साउथ पोलैरिटी। ये साउथ पोलैरिटी अचीव कर लेगा। दिस एंड विल अटेन नॉर्थ पोलैरिटी एंड दिस विल अटेन साउथ पोलैरिटी। नाउ डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता है स्टूडेंट्स, साउथ टू नॉर्थ फ्लो की आउटसाइड, सॉरी इनसाइड द मैग्नेट। तो कुछ इस तरह से फील्ड लाइन की ज्योमेट्री हम प्लॉट कर सकते हैं इससे। इस तरह से फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स, ध्यान समझिए, ठीक है। और फिर आपको पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती है, फिर वापस दोबारा भी जाती है। आप एक लूप दिखाता हूं, यहां से करंट डायरेक्शन ये है साउथ टू नॉर्थ और देन फिर नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। आप इस तरह इसको एज अ मैग्नेट भी ट्रीट कर सकते हैं। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, और फिर ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है तो फिर ये वापस भी जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो लूप्स आपको दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लूप्स, ये सारी क्लोज लूप्स होती है, मतलब दोबारा एंड फिर वापस जाती है सभी सारी। ध्यान रखिए चीज को, ये ऐसे आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। इस तरह से कुछ ज्योमेट्री बनती है फील्ड लाइंस की, ठीक है। ऐसे केवल 3-4 फील्ड लाइंस में इनफाइनाइट फील्ड लाइंस क्रॉस करती है, ज्योमेट्री को स्टार्ट की थी। तो आपको ये एक्सप्लेन करना था कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट किसी लूप में क्लॉकवाइज है तो उस एंड से या उस साइड से वो साउथ पोलैरिटी अचीव कर लेगा। और ऑब्वियसली अगर एक साइड से करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो अपोजिट साइड से वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, उधर से नॉर्थ पोलैरिटी अचीव कर लेगा। और देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम इजीली कर सकते हैं, बार में आगे पढ़ा होगा क्लास 10 में, तो वहां से हमने सारी बात की है। तो उसको आप एज मैग्नेट ट्रीट कर सकते हैं, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट एंड आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये प्रॉपर्टीज आपको सबको पता है। तो आई होप स्टूडेंट्स की टॉपिक आपको समझ में आया हो। सो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, और बाकी इसके आगे जो टॉपिक्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे।